तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम भारत का संविधान। ठीक है, इसका भाग 1 है, उसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 में अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण किसके तहत किया जाता है, अनुच्छेद 2 के तहत। निरसित अनुच्छेद 2 के क के हिसाब से। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। वैसे तो अनुच्छेद 2 में क्या था, निर्माण था, नए राज्यों का प्रवेश आना, लेकिन नए राज्यों का निर्माण तो है इसमें, वर्तमान में जो राज्य है उसका जो एरिया है, क्षेत्र, उसकी सीमा जो लगती है या नामों में परिवर्तन। ठीक है, मतलब एक राज्य में से कुछ हिस्सा काट के न दूसरे राज्य का नए राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूप आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो क्या है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, इनके संशोधन तथा अनुरूप आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, अनुच्छेद 4 भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब भाग 2 को करते हैं। भाग 2 में क्या है, 5 से 11 तक भाग 2 के अंदर। ठीक है, 5 से 11 तक क्या है, भाग 2 के अंदर है। भाग 2 में क्या है, नागरिक, सिटीजनशिप। ठीक है, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में भी क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 6 में क्या था, पाकिस्तान से भारत को। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या था, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले। लेकिन अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले। ठीक है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले। ठीक है, लेकिन इस 7 में क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है, भारत के बाहर जो रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। विदेशी राज्य की नागरिकता जो है खुद से ही स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, अनुच्छेद 9 के अंदर। और अनुच्छेद 10 के अंदर क्या है,
भाग 2 अनुच्छेद 10 भाग 2 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता जो है उसके अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो 10 में क्या था? नागरिक जो नागरिकता है उसके अधिकारों का बना रहना। ठीक है भाई, अपने जो अधिकार है उन वो क्या है? नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 10 के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार। ठीक है, संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है। उसके बाद है भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में इसमें भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में लिए गए हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक किसमें थे? भाग 2 में थे। और अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार जो है भाग 3 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा। जो राज्य शब्द है उसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। और अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। जो मूल अधिकार है वो असंगत है या उनका अल्पीकरण। ठीक है, असंगत के बारे में पूछ लिया जाओ या अल्पीकरण के बारे में, दोनों ही पूछ लिए जाओ तो भाई किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं? अनुच्छेद 13 के अंदर। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? देखो भाग 3 में ही इसमें क्या है? समता का अधिकार। 12 और 13 में तो मूल अधिकार, समता का अधिकार। मूल अधिकार तो भाग 3 में है ही वही। और समता का अधिकार जो है राइट ऑफ इक्वलिटी, इसमें क्या है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष अक्षमता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो भाग 3 अनुच्छेद 16 जो 14 से 18 में क्या था, ये इसको हम पढ़ेंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। और ये 17 और 18 इम्पोर्टेंट है भाई, 17 और 18। ठीक है, इसमें क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 में स्वतंत्रता का मतलब जो अस्पृश्यता है उसका अंत। तो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम।
स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारियों जो अधिकार है उनका संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 कै प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर है। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण क्या है, अनुच्छेद 22 में। 21 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर है। ठीक है, और 21 कै के अंदर है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, और 21 के अंदर क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का निषेध। ठीक है, मानव के दुर्व्यवहार या बलात्कार श्रम का निषेध क्या अनुच्छेद 23 में है। 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालक श्रम का निषेध। ठीक है, छोटे बच्चों से जो काम करवाया जाता है ना, वो कानूनन अपराध है, तो अनुच्छेद 24 के अंदर आता है। उसके बाद है धार्मिक 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता क्या अनुच्छेद 25 के अंदर है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंदर क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध के रूप में। ठीक है, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंदर है। 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में। ठीक है, 28 में क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना से में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंदर। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 30। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंदर। 29-30 में क्या था, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 1 में 1 से 4 तक था, भाग 2 में 5 से 12 11 तक, और भाग 3 में क्या है 12 से 35। तो हम भाग 3 पढ़ रहे हैं भाई। तो भाग 3 के ये क्या है, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, अनुच्छेद 31 में क्या है, निरसित। ठीक है, निरसित
अनुच्छेद 31 में निर्देशित। 31 क में क्या है, संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है। अनुच्छेद 31 ख में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है। अनुच्छेद 31 ख। 31 ग में क्या है कब जोड़ा गया, 1976 को 42वां संविधान संशोधन के अनुसार। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है। 31 ग भी क्या है, निश्चित। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को का बलों आदि लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि से को लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। ठीक है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो इस भाग को उपबंध करने को प्रभावी करने के लिए क्या है, विधान। अनुच्छेद 35 में तो भाग 3 में क्या है, 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने के उपांतरण में करने की संसद की शक्तियाँ। ठीक है। और अनुच्छेद 34 में क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। ठीक है। 35 में क्या है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो नेक्स्ट क्या है, भाग 4। इसमें क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। तो फर्स्ट 36 में क्या है, परिभाषा। 36 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो उनकी परिभाषा। 37 में क्या है, इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 के अंदर है। अनुच्छेद 38 के अंदर क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो राज्य है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंदर है। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 39 का में क्या था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो अनुच्छेद 40 क्या है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंदर है। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 41 के अंदर। अनुच्छेद 42
42 क्या है? काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। ठीक है, काम की न्याय संगत मनोविचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 के अंदर है। 41 में क्या था? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और 40 क्या है? इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 के अंदर है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43। और 43 क में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 क। ठीक है, तो 43 क तो हो गया। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 में है। ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद 40 है? 43 क। 43 क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। 45 में क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 45। 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि क्या है? अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 47। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में। ठीक है, इसके बाद अब 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48। 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण क्या है? अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्या है? अनुच्छेद 50। और 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो भाग 4 का कै, भाग 4 में क्या था? ये 51 तक था। ठीक है, अब भाग 4 का कै पढ़ते हैं हम। इसमें क्या? अनुच्छेद 51 कै है सिर्फ, जो कि कब जोड़ा गया? 1976 का 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया इसको। अनुच्छेद 51 कै, अनुच्छेद 51 कै भाई, भाग 4। तो इसमें क्या है? मूल कर्तव्य है, जो मूल कर्तव्य है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक है,
स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, क्या? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। उसके बाद है देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ई है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, उन प्रथाओं का क्या है? विरोध करे, त्याग करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परिसर करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। उसके बाद क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, जो माता पिता अथवा संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करे। ठीक है, तो भाग 4 कंप्लीट। तो भाग 4 तक दोबारा से हम एक बार रिवाइज करते हैं भारत का संविधान। भाग 1 में क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद 1 से 4 में। ठीक है, तो 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या था? नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। अनुच्छेद 2 में क्या है? निरसित, मतलब ये दो कुछ। अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नाम, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो वो क्या है? अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 1, 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां है अनुच्छेद 4 वाली। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 5 भाग 2 और 5 से 11 तक जो है अनुच्छेद इसमें भाग 2 के अंदर है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता क्या अनुच्छेद 7 में है। 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन। ठीक है, 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन। 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। उसके बाद है
9 में क्या है भाई, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो भाग 3 में क्या है, 12 से 35, इसमें क्या है 12 से 35 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या है, समता का अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 मूल धर्म, जो मूल वंश है, धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध क्या, अनुच्छेद 15 में। 14-15 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, उसके बाद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में इंपॉर्टेंट है ये। 18 भी इंपॉर्टेंट है भाई, उपाधियों का अंत। 17 और 18 इंपॉर्टेंट है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, और इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। 19 में क्या है, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 21 क में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 21 क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। ठीक है, 19 से 22 तो भाग 3 पढ़ रहे हैं भाई हम, 12 से 35। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट असाइन एक्सप्लोएशन। 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर का निषेध। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध। 24 में क्या है, कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। ठीक है, तो 25 से 28 में हम पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने। ठीक है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 25। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति करने के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, उसके बाद 31 में क्या है, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। 31 का संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31 का 1976 का 42वां संशोधन, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
31 घ निरसित। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। तो 33 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने के रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 में क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। 35 क्या है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 में परिभाषा है। 37 में क्या है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। ठीक है। 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में क्या, कुछ दशाओं के काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। और 42 में क्या है भाई, काम की न्याय संगत मनोविचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। और 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और 45 में क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। और अनुच्छेद 48 में क्या, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 का क है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51 क, मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं का सम्मान के विरुद्ध है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्रामाणिक प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपदा को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। जो माता पिता अथवा संरक्षक हो वह 14 से संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, यथास्थिति कैसी भी स्थिति हो भाई, अपने बच्चों को प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 51 का। तो
उसके बाद हम करते हैं भाई अब भाग 5। भाग 4 तक रिवाइज कर लिए। भाग 5 क्या है देखो, इसके अंदर क्या है, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 151 भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 52 से 151, ठीक है। तो अध्याय 1 कार्यपालिका, दी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भाग 5 के अंदर आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अध्याय 1 के अंदर, भाग 5 अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 52 से 73। अनुच्छेद 52 से 73 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के से संबंधित अनुच्छेद जो है 52 से 73 के बीच में है। तो पढ़ते हम। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति भी है वही अनुच्छेद 52 के अंदर है, ठीक है। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ है अनुच्छेद 1 में जो संघ बनाया गया था उसकी जो कार्यपालिका है उसकी पावर शक्ति वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंदर है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55। तो 52 में क्या था, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति है। 53 में क्या है, संघ जो है उसकी कार्यपालिका की शक्ति है। और 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अभी हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं भाई सिर्फ। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, वो क्या है, अनुच्छेद 55 के अंदर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं, ठीक है। 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 59 में है, ठीक है भाई। 5/9/59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें 59 के अंदर। तो 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति द्वारा शपथ अनुच्छेद 60 में है, या प्रतिज्ञान भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, प्रतिज्ञा बोलते हैं, प्रतिज्ञा या शपथ, तो क्या है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति उस पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत चला सकते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। अनुच्छेद 62 भारत का उपराष्ट्रपति, इसको हम एक बार राष्ट्रपति को दोबारा से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52, ठीक है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद जो 52 है, 52 से लेके 62 तक क्या है, ये 52 से लेके 62 तक किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से। 52 से लेके 62 तक क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित है ये, ठीक है। तो 52 से 62
52 से 62 क्या है? राष्ट्रपति। 52 से 62 राष्ट्रपति है। 52 में तो भारत का एक राष्ट्रपति है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो 55 में है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। और 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं हैं। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें रखी जाती है वो 59 में है। ठीक है। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा किसमें? 60 में है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है किसमें? 61 में। और 62 में क्या है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। 63 में क्या है? 63 भी देखते हैं भाई आगे। 63 से 73 उपराष्ट्रपति। तो 63 से 73 क्या है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भाई। 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति। और 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति जो है उसका राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है। 65 में क्या है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। भाई अगर राष्ट्रपति नहीं है, आकस्मिक कोई स्थिति हो जाए, उसके दौरान क्या है? उसकी अनुपस्थिति में क्या है? उपराष्ट्रपति पदभार संभालेगा, कार्य करेगा। तो उसके कृत्यों का निर्वहन वो कौन से अनुच्छेद में है? जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति काम संभालेगा, तो वो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। ठीक है। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 में क्या है? जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? 66 में। और राष्ट्रपति का किस में था? 55 में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? 67 में क्या है? 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, उसकी पद की जो अवधि है, पदावधि, वो क्या है? अनुच्छेद 67 में। और अनुच्छेद 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो अनुच्छेद 69। 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं को राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। तो अनुच्छेद 71 में क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। 72 में क्या है? अक्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति क्या? अनुच्छेद 72 में। 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है। तो अनुच्छेद 63 में क्या था? एक उपराष्ट्रपति होगा। उसी तरह 52 में क्या था? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। उसी तरह 64 में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा सभापति होगा। और इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन तो अनुच्छेद 54 में है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है? 66 में है। ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में है और उपराष्ट्रपति की पदावधि 67 में है। ठीक है। थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। एक सीरीज आगे है भाई, उसमें 56 है तो इसमें मतलब 67 वाला है। ठीक है। उपराष्ट्रपति उसी तरह भाई 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता।
और राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं हैं 58 में, और राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जो हैं, शर्त किस में है, 59 में है। 59 में तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, ठीक है। 59 में तो राष्ट्रपति पद के लिए 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, और 69 में के है उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रतिज्ञा और सॉरी भाई, शर्तें जो हैं इसमें तो क्या है, 59 में है। और शपथ अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। लेकिन इसमें क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा कौन से में भाई, 69 में, ठीक है। 60 में तो क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ ले होगा, और 69 में उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञा ले होगा, ठीक है। 69 में कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ा याद रह जाए इसलिए भाई। तो उसके बाद है 61 में तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ठीक है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और 62 में के है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, उसके बाद है 63 में भाई, 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 64 में है, 65 में राष्ट्रपति के पद को आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन करना, ये क्या है, 65 में है। और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। 69 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय। और 72 में क्या है, समाधि की कुछ मामलों में दंडावेश के निलंबन, प्रत्याहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो भाग 5 अध्याय 1 का जो नेक्स्ट है वो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो क्या है, अनुच्छेद 74 से 75। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अनुच्छेद 75। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। अनुच्छेद 74 में किसको, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह। 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में उपबंध है। उसके बाद भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, इम्पोर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। उसके बाद है सरकारी कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ये किस में है, 77 और 78 में। अनुच्छेद 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 78 में क्या है, अनुच्छेद 78 इसमें क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं
वो क्या अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 5 के अध्याय फर्स्ट के हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं 78 तक। अब अध्याय 2 स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। अध्याय 2 संसद पार्लियामेंट। तो अध्याय 2 में क्या है, संसद पार्लियामेंट, अनुच्छेद 79 से 80। तो जैसे कि भाग 5 में हमने कितने अध्याय हैं टोटल, भाग 5 में 5 ही अध्याय हैं। फर्स्ट अध्याय को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट अध्याय में क्या था, अनुच्छेद 72 से अनुच्छेद 78 तक पढ़ा हमें, सॉरी भाई 72 से नहीं, 52 से 78 तक हमने अनुच्छेदों को पढ़ा, ठीक है। 52 में क्या था, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा, और 63 में क्या था, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या है, भाग 5 के अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे साधारण। साधारण क्या है, जनरल। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद में क्या है भाई, 79 अनुच्छेद में संसद का गठन। 79 में क्या है, संसद का गठन है 79। और 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। 79 में तो संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा की संरचना है, 81 में लोकसभा की संरचना है, ठीक है। तो संशोधन कौन सा था, 1992 का दूसरा, ठीक है, 1952 का भी, सॉरी। तो 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना, ठीक है। तो भाग अध्याय 2 के 82 अनुच्छेद जो है उसके अंदर क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात, जो जनगणना करी जाएगी उसके पश्चात क्या होगा, पुनः उसका समायोजन किया जाएगा। तो वो क्या है, अनुच्छेद 82 में, ठीक है। और 83 भाई 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि, जो सदन है, जो संसद के जो सदन है उनकी अवधि किस में है, 82 में, ठीक है। 84 में क्या है, अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, ठीक है। तो क्या है, जो संसद की, एक मिनट भाई, जो संसद के सदस्यता के लिए अर्हता है, यानी अर्हता मतलब ये वर्ड कई बार आ लिया, अर्हता। अर्हता क्या है, इसका मतलब है भाई कुछ योग्यता, पात्रता, यानी किसी पद या ओहदे के लिए क्या है, उसकी योग्यता होना, ठीक है। अर्हता क्या है, मतलब पात्रता भी कह सकते हैं हम, योग्यता होना, ठीक है। संसद की सदस्यता के लिए योग्य है कि नहीं भाई, ये पात्रता के लिए क्या है, अर्हता वर्ड का यूज किया गया है। तो 84 अनुच्छेद हो गया। उसके बाद है भाई 85 संसद का स्तर, स्त्रावसान और विघटन। संसद का स्तर है जो स्त्रावसान और विघटन, ठीक है, ये किसके अंदर है, 85। 86 क्या है, सदनों में अभिभाषण, सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक है। सदनों में अभिभाषण और जो उनको जो संदेश भेजने हैं ना, उनको क्या है, राष्ट्रपति का अधिकार, ये किस में है, अनुच्छेद 86 में। 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। अनुच्छेद 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है। तो वही अध्याय 2 को हम पढ़ रहे हैं, संसद के अधिकारी। उसके बाद क्या है, संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी जो हैं
अनुच्छेद 89 से 98, इसका उल्टा 89 98 किसमें? संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारी 89 और 98, ठीक है। 89 का उल्टा, ये अनुच्छेद इससे रिलेटेड है, संसद के अधिकारियों से। तो राज्यसभा जो है उसका जो सभापति है और उपसभापति, ये किसके अंतर्गत आता है भाई? अनुच्छेद 89। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किसमें? 89। अनुच्छेद 90, इसमें क्या है? उपसभापति, जो ये उपसभापति है उसका पद का रिक्त होना, खाली होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। भाई जो उपसभापति है इसको पद से हटाया जाना, परित्याग उसका पद का खाली होना, ये किसमें है? अनुच्छेद 90 में, ठीक है। 91 में क्या है? जो सभापति है इसके पद के लिए, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, ठीक है, कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ठीक है। सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 92। 91 में क्या था भाई? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति है। जो उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति किसमें? सभापति के जो कर्तव्यों का पालन करे और सभापति के रूप में कार्य करने की जो सभापति है अन्य व्यक्ति की शक्ति, इसमें 91 में। 92 में क्या है? जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, जब सभापति और उपसभापति जो कि 89 में है उनके पद को हटाने को का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना, तब उसका पीठासीन न होना। जो ये वर्ड है ना, इन पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये पॉलिटिकल जो वर्ड है उसमें एक्सप्लेन करेंगे सभी को। अनुच्छेद 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो 89 में क्या था? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। और 93 में क्या है? 93 में लोकसभा, राज्यसभा तो हो लिया, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना, ठीक है। 94 राज्य सभापति और उपसभापति का किस में था? 90 में। 90 में 94 में क्या है? इनका जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका पद से हटाया जाना। 95 में क्या है भाई? अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ठीक है। 96 में क्या है? जब अध्यक्ष, 96 में क्या है? जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के का कोई संकल्प विचाराधीन है, हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। 96 में। 97 में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। जो ये सभापति है, उपसभापति थे, सभापति किसमें थे? 89 में। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये इसमें थे, ठीक है। किसमें? 93 में। तो इनके वेतन और भत्ते किसमें है? 97 में। 97 में इनके वेतन और भत्ते, ठीक है भाई। और 98 में क्या है? संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय 98। उसके बाद है कार्य संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अनुच्छेद 99 और 100 क्या है? कार्य का संचालन। 99 में क्या है? सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 99 में, ठीक है। 100 में क्या है? सदनों में मतदान, जो सदन हो उनमें मतदान है, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है, संचालन का जो कार्य है। उसके बाद है सदस्यों की निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, अनुच्छेद 101 से 4 तक, ठीक है।
101 में क्या है, स्थानों का रिक्त होना, जो पद है उनका रिक्त होना। तो ये कौन सा 1974 का 33वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं भाई। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्भरताएं, ठीक है, सदस्यों के लिए निर्भरताएं 102 में। 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, जो प्रश्न है उन पर विनिश्चय। 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने, प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित न होते हुए निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति, ठीक है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, अनुमुक्तियां। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते, सदस्यों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 106 में, ठीक है भाई। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया इसमें क्या है, अनुच्छेद 107 से 111। 107 में क्या है, विधेयकों के पुनस्थान और पारित किए जाने वाले संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 107। 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो विधायी प्रक्रिया उनके दोनों सदनों की बैठक, ये इम्पोर्टेंट है भाई। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109। 110 भी इम्पोर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है 110 में, और विधेयकों की अनुमति किसमें दी गई है 111 में। ये तीनों इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें विधायी प्रक्रिया में। उसके बाद है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, आजकल इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अनुच्छेद 112 से 17 भाई, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक सालाना जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल जो विवरण है उसका, वो किस में है 112 में। 113 में क्या है, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, विनियोग विधेयक 114 में। 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। और 115 में क्या है, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ठीक है। 116 में 116 में क्या है भाई, 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, ठीक है। अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारण प्रक्रिया, अनुच्छेद 118 से 122। प्रक्रिया के नियम, 118 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ठीक है। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। और 122 में क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक है। तो अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा, 79 से 88 तक, मतलब कहाँ तक पढ़ लिया भाई, 122 तक, ठीक है। 79 से 79 से हमने कहाँ तक 122 तक पढ़ लिया, ठीक है। यानी 79 अध्याय 2 में। अध्याय 1 में तो क्या था, भाग नंबर 5 के अध्याय 1 में हमने पढ़ा 52 से 78 तक, ठीक है। अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा, 52 से कहाँ तक भाई, 78 तक। 52 से 78 तक तो अध्याय 1 में पढ़ा, ठीक है। और अध्याय 2 में क्या पढ़ा, अध्याय 2 में हमने कितना पढ़ा भाई, 79 से कहाँ तक, 122
कितने तक हो गया भाई, 122 तक, ठीक है, 122 तक अध्याय, भाग नंबर 5 के अध्याय 2, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं वही अध्याय 3 की, ठीक है। अध्याय 3, इसमें क्या है, अध्याय 3 में अध्याय 3 में क्या है, अनुच्छेद 123, ठीक है। अध्याय 3 बिल्कुल ही छोटा सा भाई, एक ही अनुच्छेद है, 1 2 3, 1 2 3 यूनिक है भाई, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है उसकी विधायी शक्तियाँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में था भाई, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। और इसकी विधायी शक्तियाँ क्या है, 1 2 3, यानी 123 में क्या है, इसकी विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो 123 में क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ से संबंधित है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें, 123 में। तो नेक्स्ट है भाई अध्याय 4, टोटल 5 अध्याय है इसमें। तो अध्याय 4 हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है, संघ की न्यायपालिका दी यूनियन जुडिशरी, अनुच्छेद 124 से 147, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं भाई, संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147, 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 125 में न्यायाधीशों के वेतन, ठीक है। 124 में जो उच्चतम न्यायालय है ना, उसकी स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय इंपॉर्टेंट है भाई, उच्चतम न्यायालय, उसकी स्थापना और गठन किसमें है, 124 में। 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन, जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन किसमें, 125 में। सारे इंपॉर्टेंट है भाई, संघ की न्यायपालिका के अनुच्छेद ध्यान से देखना। तो 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन। 126 में क्या है, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है उसकी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें, 126 में। तो 127 में क्या है, तदर्थ न्यायमूर्तियों की, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो 126 में है, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति किसमें है, 127 में। 128 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायालयों की उपस्थिति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायालयों की उपस्थिति। और 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का स्थान, ठीक है। और 131 में निश्चित, ठीक है। 131 में क्या है भाई, निश्चित। तो भाई क्या है उसके बाद 131 में, ये दोबारा से देखते हैं, जो कि ये वर्ड है निश्चित, ये कई बार आ लिया, पीछे भी आ लिया। इसका मतलब क्या है, जो रद्द किया गया हो, जिसको खारिज कर दिया गया हो, कैंसिल्ड कर दिया गया हो, या जिसका भैया बने मतलब खंडन कर दिया हो, ठीक है। तो क्या है, जो कि खारिज कर दिया गया हो, ठीक है। तो 131 का समझ गए। उसके बाद है भाई अनुच्छेद 32, 132, कुछ मामलों के उच्चतम न्यायालयों से अपीलों के उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिकता, ये किसके अंदर है, 132 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है भाई 133, इसमें क्या है, उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की जो अपीली है उसकी अधिकारिकता किसमें है, अनुच्छेद 133 में। और अनुच्छेद 134 में क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में 134 में। अनुच्छेद 135 में क्या है, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता और शक्तियों
का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रायोक्त होना, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रायोक्त होना, वो क्या है अनुच्छेद 135 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 136 में क्या है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। ठीक है। अनुच्छेद 137 क्या है, निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। ठीक है भाई, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, ये 137 में। उसके बाद है भाई 138, 138 तो हम क्या है अध्याय 4 को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अध्याय 3 में 123 हो गया था, अध्याय 4 में 124 से, ठीक है, 124 से 147 तक है भाई। ठीक है ना, तो हम इसे करते हैं भाई फटाफट अध्याय 4 को। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 138, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि, यानी उच्चतम न्यायालय उसका अधिकार जो है उसकी बढ़ोतरी, वो क्या है, अधिकार को अगर बढ़ाना हो तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 138 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 139 में क्या है, कुछ याचिका रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। ठीक है। उस याचिका है रीट है उनकी निकालने की शक्तियों को क्या है, उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण है, कुछ मामलों का अंतरण है। ठीक है। अनुच्छेद 140 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां 140 में, अनुच्छेद 140 में। और 141 में क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित, क्या, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, अनुच्छेद 141 में। 142 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की डिग्रियां और आदर्शों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। ठीक है। 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना होगा तो उस राष्ट्रपति की शक्ति वो क्या में है, 143 में, 143 में। ठीक है भाई, ये राष्ट्रपति की पावर एक तो किस में थी, 101, 2, 3 में थी। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय से जब परामर्श करना होगा तो राष्ट्रपति की पावर वो कौन सी है, 143 के तहत करेगा। 144 में क्या है, अब हम देखते हैं 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य किया जाना, वो क्या है 144 के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद है भाई 144 कै, उसी तरह ये भी निरसित, यानी क्या था भाई, खारिज कर दिया गया। 144 कै तो खारिज कर दिया। ठीक है। 144 कै की है ये निश्चित कर दिया यानी खारिज कर दिया। ठीक है। उसके बाद 145 में क्या है भाई, न्यायालय के नियम आदि, न्यायालय के नियम आदि किसमें है, 145 में। और 146 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 में क्या है, निर्वाचन। तो हमने क्या पढ़ा, अध्याय 4 को पढ़ा, जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका सफर रहा। ठीक है। अध्याय 4 का सफर क्या रहा, 124 से 124 से 147। ठीक है। तो लास्ट अब भाग नंबर 5 का अध्याय 5 हम पढ़ेंगे अब, लास्ट एंड फाइनल इसका अध्याय 5। उसके बाद शुरुआत होगी भाग 6 की। तो भाई क्या है, अध्याय 5, अध्याय 5, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है 148 से 151, 148 से 151, ठीक है। तो अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा का लेखा परीक्षक होगा भाई, किसमें 148 में। 149 में जो महालेखा परीक्षक है, इसका नियंत्रक ये जो महालेखा परीक्षक है, इसके कर्तव्य और पावर, कर्तव्य और शक्ति है वो किसमें 149 में। 148 में तो 148 में तो भाई वो महालेखा परीक्षक होगा, और इसकी पावर और शक्ति किसमें निहित है, ये 149 अनुच्छेद 149 में। और 150 में क्या है भाई, अनुच्छेद 150 में क्या है, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, ये किस में है 150 में, ठीक है। 151 में क्या है, संपरीक्षा प्रतिवेदन, ठीक है, संपरीता प्रतिवेदन क्या किस में है 151 में, ठीक है भाई।